गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 1 विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के पार्ट 3 को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इस पार्ट में फर्स्ट टॉपिक है ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान से प्रगति। तो देखते हैं बच्चों, आज कई तरह की ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। यानी आजकल कई तरह के ऊर्जा के स्रोत यूज में लाए जा रहे हैं। जैसे कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभ की ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जो है ये फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है। अब ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है और एक निश्चित अवधि के बाद उनसे पुनः पूर्ति की जा सकती है। यानी ऊर्जा के कुछ स्रोत जो हैं लगातार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद उनसे पुनः ऊर्जा की भी प्राप्ति की जा सकती है। यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनके इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनसे ऊर्जा का नया रूप भी बदला जा सकता है, ऊर्जा को नए रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत को नवीनीकरण या नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। यानी एक बार खत्म हो गए तो उनसे दोबारा ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती है। इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों को अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। आ मीन्स नहीं, नवीनीकरण मीन्स नया रूप, अर्थात ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिससे ऊर्जा के नए रूप को नहीं बनाया जा सकता है या ऊर्जा के नए रूप में नहीं बदला जा सकता है, उसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीनीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं, इनके खत्म होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? सभी जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं? जैसे आपका कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल, मिट्टी का तेल है ना, LPG, ये सारे अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर इनसे ऊर्जा का नया रूप नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये जो चित्र दिया है, चित्र को देखें आप सभी। ये सोलर सिस्टम है, सोलर सेल पैनल है। ये सूरज की ऊर्जा से यानी सनलाइट से चार्ज होता है और फिर सनलाइट से बैटरी चार्ज होती है और उस बैटरी का प्रयोग जो है हम कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, पहले ये जो दिया है ऊर्जा के स्रोत, चार्ट में दिए हैं ऊर्जा के स्रोत। ठीक है। ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय। तो नवीनीकरणीय में कौन कौन से आएंगे? जैसे ये नवीनीकरणीय है, जैसे आपका पवन यानी हवा कभी खत्म नहीं होगी, जब तक अर्थ रहेगी तब तक हवा नहीं खत्म होगी। सन भी बना रहेगा। इसके अलावा जैव, पृथ्वी, जल और ये क्या है? वन, ये सभी रहेंगे। ठीक है। और ये इनसे ऊर्जा हमेशा प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ये ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं। अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? जैसे पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, रसोई गैस आदि, क्योंकि ये सब फॉसिल फ्यूल से मिल रहे हैं। फॉसिल फ्यूल यानी जानवरों, पुराने बहुत लाखों करोड़ों वर्षों पहले भौगोलिक उथल-पुथल यानी हाई तीव्रता यानी हाई इंटेंसिटी के साथ जो भूकंप आए, उसके कारण जानवर जो एनिमल्स हैं वो नीचे दब गए, प्लांट्स भी नीचे दब गए। तो ये क्या, बहुत लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जो एनिमल्स जो दब गए थे उनसे क्या पेट्रोलियम बना, और प्लांट्स जो ज़मीन के अंदर दब गए थे उनसे क्या बन गया? उनसे पत्थर का कोयला बना। तो ये तो पहले यानी लाखों करोड़ों वर्षों पहले की ये प्रोसेस थी।
अब इनसे जो ईंधन प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा एक बार तो फिर ये वापस नहीं बनेगा, है ना, इसलिए इन्हें बोला गया अननवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। आगे देखते हैं बच्चों, यह है अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए, यानी वर्तमान और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी की डिमांड को देखते हुए क्या है, देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी सौर ऊर्जा से भी ऊर्जा बनाई जा रही है और पवन से यानी हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जल से भी बनाई जाती है, बायोगैस से, समुद्री नाभिकीय पदार्थों से एवं भूतापीय ऊर्जा आदि से भी एनर्जी बनाई जाती है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो हैं असीमित है, यानी बहुत ज़्यादा है। अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। यानी सूरज में तो बहुत एनर्जी होती है ना, तो ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदूषण भी नहीं है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। यानी इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस मिशन का मेन उद्देश्य था सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। आगे देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य क्या है? व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय। एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी वस्तुओं को बेचना और खरीदना। प्रारंभ में स्टार्टिंग में शुरुआत में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। यानी पहले व्यापार कैसे होता था? एक सामान के बदले दूसरा सामान, यानी वस्तु के बदले वस्तु से व्यापार हुआ करता था। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, बिल अथवा पत्र मुद्रा से हुई। बाद में व्यापार किससे हुआ? वस्तुओं के बदले धातु के सिक्कों से, बिल से और पत्र मुद्रा से हुई। मुद्रा यानी करेंसी के आविष्कार के बाद में क्या हुआ? व्यापार में बहुत ही सरलता और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा है। ये देखिए स्वाइप कार्ड मशीन है, ये जो रखी हुई है चित्र में दिखाई गई है, वो कौन सी मशीन है? स्वाइप कार्ड मशीन। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय, ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यानी नवीनतम जो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य है जो ई व्यवसाय और ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। ई इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारी के साथ सहयोग भी शामिल है। यानी इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या हो रहा है? खरीदना भी हो रहा है, बेचना भी हो रहा है और ग्राहकों को सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। यानी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपकार्ट, अमेजन आदि ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं, एक अच्छा व्यवसाय कर रही हैं।
ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विज्ञान से प्रगति। सरकार की आम नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस क्या है, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ई गवर्नेंस क्या है तो आपको उत्तर इतना ही लिखना है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या हुई, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हैं, शासकीय सेवाएं यानी गवर्नमेंट सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। ये अच्छे शासन का एक पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेही बन गई। यानी ई शासन प्रणाली से क्या हुआ, कार्य जो है अधिक कुशल और जवाबदेही बन गए हैं। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा देते हैं। यानी इंटरनेट के माध्यम से देखिए क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है नागरिकों के लिए वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी सूचनाएं हैं वो इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध हो रही हैं। जैसे विद्यालय में दाखिला हो, इंटरनेट के माध्यम से विद्यालय में एडमिशन, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में और इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अब ये क्या है, भारत में ई गवर्नेंस की भूमिका। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और टेक्नोलॉजी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान करें। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जो है नागरिकों को, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं, यानी व्यापारियों को और गवर्नमेंट के जो संगठन हैं उनको ही नहीं बल्कि हर वर्ग के, यानी हम अपने देश के हर वर्ग को सूचना और टेक्नोलॉजी की सहायता से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन यानी NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र यानी CSC स्थापित किए गए। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास है, अथक प्रयास है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नई युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन यानी युमंग, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, लॉन्च किया गया है। ये कब लॉन्च किया गया, भारत सरकार द्वारा 2017 में। ठीक है, यह ऐप नागरिकों को सरकारी व निजी क्षेत्रों की सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करता है। यानी उमंग के द्वारा नागरिकों को सरकारी व निजी क्षेत्रों की जो भी सेवाएं हैं वो सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है। आगे देखते हैं बच्चों, इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। पॉइंट नंबर 1 है 3G, 4G एवं 5G मोबाइल की नवीनतम तकनीकी है। एंड नेक्स्ट है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ कब हुआ, दिसंबर 2004 में हुआ। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एजुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की लेन देन है। तो बच्चों लेसन का थर्ड वीडियो यानी थर्ड पार्ट यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके।